दोस्तों बात कर रहे हैं हम क्लास 12th की केमिस्ट्री की। इस केमिस्ट्री के सिलेबस में हमने बात करी है सेकंड चैप्टर की, और सेकंड चैप्टर का नाम है वैद्युत रसायन। इस सेकंड चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है और हम अभी तक क्या पढ़ चुके हैं इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने बात करी थी कि वैद्युत रसायन क्यों पढ़ें, क्या पढ़ें और इसको कैसे पढ़ें। तो हमने कैसे में बात करी थी कि 3 प्रकार से पढ़ते हैं, चालक, सेल और बैटरी। यानी कि इस चैप्टर को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। उसमें से पहला पार्ट चालक के बारे में बात करी। हमने कहा किसी भी चालक के अंदर करंट आता है तो उसके पीछे 2 कारण होते हैं, या तो करंट मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है या फिर आयनों की वजह से आता है। अगर करंट मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है तो इसे इलेक्ट्रॉनिक चालक या धात्विक चालक कहते हैं। अगर करंट आयन की वजह से आता है तो इसे आयनिक चालक कहते हैं, या इसे वैद्युत अपवर्तक चालक का भी नाम देते हैं। जैसे ही जब इलेक्ट्रॉनिक चालक के बारे में बात करते हैं तो हम प्रतिरोध की बात करते हैं कि क्या होता है प्रतिरोध। तो हमने कहा धारा की मार्ग में रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। धारा की मार्ग में रुकावट को क्या कहते हैं? प्रतिरोध। अब प्रतिरोध किन किन चीजों पर निर्भर करेगा? उस पदार्थ की प्रकृति के ऊपर निर्भर करेगा, क्योंकि अगर हमारे पास में Na है और Mg है तो दोनों में करंट के बहने की क्षमताएं अलग अलग होगी, इसका मतलब उसका प्रतिरोध भी अलग अलग होगा। इसके बाद हमने ताप की बात करी कि अगर हम ताप बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध पे प्रभाव पड़ेगा, यानी कि ताप बढ़ाने पर अगर इलेक्ट्रॉनिक चालक की बात करें तो प्रतिरोध बढ़ जाता है। और इसी तरह से लंबाई के बारे में बात करें कि अगर किसी भी तार की लंबाई को बढ़ा दें तो प्रतिरोध बढ़ जाता है, यानी कि लंबाई के अनुपाती होता है और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपाती होता है। इन दोनों इक्वेशनों को मिक्स किया तो हमारे पास में जो इक्वेशन बनी R इक्वल टू रो इंटू L अपॉन A आया। हमने इस रो के बारे में बताया था कि रो एक विशिष्ट प्रतिरोध होता है, और विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में हमने कहा कि किसी तार की लंबाई 1 और एरिया एकांक हो तो प्रतिरोध को ही हम क्या कहने लग जाते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध कहने लग जाते हैं, और इसी को रो से प्रदर्शित कर रहे हैं। फिर हमने चालकत्व के बारे में बात करी। हमने कहा किसी भी धारा के मार्ग में रुकावट को हम प्रतिरोध कहते हैं, और धारा के बहने की क्षमता को चालकत्व कहते हैं। यानी कि ये प्रतिरोध का जस्ट अपोजिट हो जाता है, G इक्वल टू 1/R। यदि एकांक आयतन हो, अगर इस चालकत्व का आयतन एकांक ले लिया जाए तो जैसे लेंथ और एरिया इक्वल टू मिला के वॉल्यूम इक्वल टू 1 आ जाए, यानी कि अगर आयतन को एकांक ले लिया जाए तो एकांक आयतन की जो चालकता होगी उसी को विशिष्ट चालकत्व कहते हैं, और इस विशिष्ट चालकत्व को ही आगे हम चालकता का नाम देंगे और इसको कप्पा से प्रदर्शित करेंगे। कप्पा इक्वल टू 1/रो होता है। फिर हमने एक नई चालकता डिफाइन करी थी, मोलर चालकता। और मोलर चालकता के बारे में हमने कहा था कि यदि किसी विलयन में 1 मोल पदार्थ घुला हो तो उस विलयन की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं, और 1 मोल पदार्थ का आयतन होता है 1000/mml आयतन। यानी कि हम ये कहते हैं कि 1 मोल पदार्थ घुला हो तो उसकी चालकता को मोलर चालकता कहते हैं, या फिर 1000/mml पदार्थ घुला हो आयतन हो तो उसकी चालकता मोलर चालकता कहलाती है। तो जब 1 ml की चालकता कप्पा है तो 1000/mml की चालकता कितनी हो जाएगी? लैम्डा m इक्वल टू कप्पा इंटू 1000/m। फिर हमने तनुता का प्रभाव देखा, लेकिन उससे पहले हमने बात करी कि जब आयनिक चालक की बात करते हैं तो जल के बारे में बात करते हैं, और जल की चालकता बहुत ही कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें आयन बहुत कम होते हैं। अगर हमने इस जल के अंदर कोई ऐसा पदार्थ डाल दिया जिससे कि इसमें आयनों की संख्या बढ़ गई, अगर हमने जल के अंदर कुछ ऐसा पदार्थ डाल दिया जिससे अगर आयनों की संख्या बढ़ गई तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कह देते हैं? वैद्युत अपघट्ट कहते हैं। यानी कि ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो जल के अंदर डालने पर आयनों में टूट जाते हैं। ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं? वैद्युत अपघट्ट। और वैद्युत अपघट्ट दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रबल वैद्युत अपघट्ट और एक दुर्बल वैद्युत अपघट्ट। प्रबल वैद्युत अपघट्ट कौन से होते हैं? जो 100% आयनों में टूट जाते हैं। और दुर्बल वैद्युत अपघट्ट कौन से होते हैं? जो 100% आयनों में नहीं टूटते हैं। अब बात करें कि अगर हम तनुता का प्रभाव देखें, तनुता का क्या मतलब होता है? तनुता का मतलब होता है कि पानी मिलाना किसी विलयन में, यानी कि इसकी सांद्रता को कम करना। तो तनुता बढ़ाने पर चालकता जो होती है वो घट जाती है, क्योंकि एकांक आयतन में जो आयन की संख्या होती है वो घट जाती है, इसीलिए इसकी चालकता घट जाती है। और तनुता बढ़ाने पर मोलर चालकता बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? तो हमने समझाया था कि K तो घट रहा है तो मोलर चालकता घटनी चाहिए, लेकिन ये जो आयतन का गुणा हो रहा है वो बढ़ जाता है, और जितनी चालकता घटती नहीं है उससे ज्यादा आयतन बढ़ जाता है, इसीलिए नेट इफेक्ट से मोलर चालकता बढ़ जाती है। इसको हमने एक एग्जाम्पल के द्वारा भी समझा रखा है। फिर हमने तनुता का मोलर चालकता पर प्रभाव बताते समय ये बताया कि ये प्रबल वैद्युत अपघट्ट में जो चालकता होती है वो बहुत धीरे धीरे बढ़ती है, क्योंकि प्रबल वैद्युत अपघट्ट का मतलब है जो 100% आयनों में पहले से ही टूटे हुए हैं, यानी कि तनुता बढ़ाने पर उनमें केवल आयनों की गति बढ़ती है
आयनों की संख्या नहीं बढ़ती है, इसलिए यहाँ पे जो मोलर चालकता थी वो धीरे धीरे बढ़ रही थी और इस तरह का ग्राफ आया। और इस ग्राफ के लिए हमने कुछ समीकरण लिखना आपको सिखाया था, और ये समीकरण क्या लिखना सिखाया था, लैम्डा एम इक्वल टू लैम्डा इन्फिनिटी एम माइनस ए अंडर रूट सी। ये हमने समीकरण लिखना आपको सिखा रखा है कि ये समीकरण कैसे लिखा जाता है। फिर हमने कहा कि ये जो लैम्डा इन्फिनिटी एम है और ये ए है, ये क्या है। तो ए के बारे में कहा था कि ये तो ए जो है वो किसी भी वैद्युत अपघट्ट में आयनों की संख्या है। जैसे अगर CaCl2 है तो ये Ca के लिए कितने प्लस आते हैं, 2 प्लस, तो यहाँ ए की वैल्यू 2 हो जाएगी। ये मतलब किसी भी आयन पर आवेश की संख्या को व्यक्त करता है ए। फिर हमने बात करी थी कि लैम्डा इन्फिनिटी एम क्या है, तो हमने कहा था कि लैम्डा एम का मतलब है मोलर चालकता। लैम्डा एम का मतलब क्या है, मोलर चालकता, और लैम्डा इन्फिनिटी एम का मतलब है अनंत तनुता पर मोलर चालकता। लैम्डा इन्फिनिटी एम का मतलब क्या है, अनंत तनुता पर मोलर चालकता। और हम अनंत तनुता पर मोलर चालकता की जब भी बात करते हैं तो हम कहते हैं कि अनंत तनुता पर कुछ बातें होती हैं। क्या बातें होती हैं, अनंत तनुता का मतलब हमने बताया था कि हमने किसी भी विलयन में इतना पानी मिला दिया है कि उसमें सांद्रता 0 होने लग जाए, तो हम कहते हैं कि अनंत तनुता पर जो आयन होते हैं वो एक दूसरे से इतनी दूर हो जाते हैं कि वो स्वतंत्र हो जाते हैं। तो हमने बताया था कि अनंत तनुता पर प्रत्येक आयन स्वतंत्र होता है। जब प्रत्येक आयन स्वतंत्र है तो उसका एक आयन का किसी दूसरे आयन के साथ में कोई संबंध नहीं रहेगा, और कोई संबंध नहीं रहेगा तो हम कहेंगे कि प्रत्येक आयन की मोलर चालकता निश्चित हो जाती है। और अगर किसी भी आयन वैद्युत अपघट्ट में सभी आयनों की मोलर चालकता निश्चित है तो हम कह देते हैं कि किसी वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता उसमें जो भी आयन है, धनायन और ऋणायन, उन दोनों के योग के बराबर होता है। इसी को स्वतंत्र आयनों के अभिगमन का नियम कहते हैं, और इसी को कोलराउस ने सबसे पहले दिया था, इसीलिए इसे कोलराउस का नियम भी कहते हैं। आज तक के लेक्चर में हमने इतनी बातें करी हैं। अब हम बात करते हैं कि कैसे हम मोलर चालकता निकालते हैं किसी वैद्युत अपघट्ट की। जैसे हमने कहा कि लैम्डा एम का मतलब है मोलर चालकता, और लैम्डा इनफाइनाइट एम का क्या मतलब है, अनंत तनुता पर मोलर चालकता। लैम्डा इनफाइनाइट एम का मतलब क्या है, अनंत तनुता पर मोलर चालकता। तो अगर हमने अनंत तनुता पर मोलर चालकता अगर NaCl की निकालनी है, हमें अगर NaCl की मोलर चालकता निकालनी है तो हमें पता है कि एक प्रबल वैद्युत अपघट्ट है, इसका मतलब इसमें अनंत तनुता पर जो मोलर चालकता होगी वो उसके धनायन और ऋणायन के योग के बराबर होगी। तो धनायन इसमें क्या है, Na+, कितने हैं, 1 है, तो एक बार लिख दिया। लैम्डा इन्फिनिटी एम, और दूसरा आयन क्या है इसमें, ऋणायन Cl नेगेटिव है। अगर ऐसे ही लैम्डा इन्फिनिटी एम CaCl2 की मोलर चालकता अगर आपको निकालनी है तो आप कैसे निकालेंगे, लैम्डा इन्फिनिटी एम, अब देखो Ca कितने हैं, यहाँ पे 1 है, तो हमने Ca को एक बार लिखा, और कितने आयन होते हैं Ca पे, 2 प्लस होते हैं। कैसे पता चला, देखिए जरा ध्यान से, CaCl2 लिखा है तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो ये 2 आवेश इधर पहुंच जाएगा, 1 इधर पहुंच जाएगा, यानी Ca पे कितने प्लस है, 2 प्लस, और Cl पे कितने माइनस है, 1 माइनस। अब Ca पे 2 प्लस है, लिख दिया, लेकिन Ca है कितने, 1 लिख दिया, प्लस लैम्डा इन्फिनिटी एम Cl नेगेटिव। अब ये Cl नेगेटिव लेकिन कितने हैं, 2, तो इसको कितनी बार लिखना पड़ेगा, 2 बार, तो लैम्डा इन्फिनिटी एम Cl नेगेटिव। या फिर इसको ही डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं, लैम्डा इन्फिनिटी एम Ca2 प्लस प्लस 2 इंटू, इसको 2 बार गुणा करके ऐसे लिखा जा सकता है, 2 गुणा लैम्डा एम इन्फिनिटी Cl नेगेटिव। अब ऐसे ही अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहें तो लैम्डा एम AlCl3, इसकी कैसे लिखेंगे, तो Al तो एक ही है, तो इसको कैसे लिखेंगे, लैम्डा इन्फिनिटी एम Al, और इस पे 3 प्लस होते हैं, प्लस नेगेटिव आयन कौन है इसमें, Cl नेगेटिव, लेकिन ये Cl नेगेटिव कितने हैं, 3, तो इसको कितनी बार गुणा कर दो, 3 बार। तो इस तरीके से कोलराउस ने बताया कि अनंत तनुता पर किसी भी वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता कैसे ज्ञात की जाती है, तो इससे को हमने निकालने का तरीका समझाया है। अब तनुता का जो हम वैद्युत अपघट्ट पे प्रभाव देख रहे थे, तो हम प्रबल वैद्युत अपघट्ट पे प्रभाव देखा था कि वो तनुता बढ़ाने पर धीरे धीरे उसमें मोलर चालकता बढ़ रही है। लेकिन अगर हम तनुता का दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता पर प्रभाव देखें, तनुता का दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता पर प्रभाव, दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता पर प्रभाव कैसे देखेंगे, दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता पर प्रभाव। तो देखिए जरा ध्यान से कि अगर हमने कोई भी वैद्युत अपघट्ट लिया है जो कि दुर्बल है, और दुर्बल होने का मतलब जैसे Ha है, अगर ये पानी में डाला है और ये अगर 30% अभी टूट रहा है, क्योंकि ये 100% टूट नहीं सकता, क्योंकि ये दुर्बल वैद्युत अपघट्ट है, और दुर्बल वैद्युत अपघट्ट अगर ये 30% टूटा हुआ है, इसका मतलब इसमें अभी 70 Ha बचे हुए हैं जो आयनों में नहीं टूटे हुए हैं। लेकिन जैसे ही हम तनुता बढ़ाएंगे इसके अंदर,
तो तनुता बढ़ाने पर हमने कहा था कि इसमें आयन जो वियोजन है वो बढ़ जाता है, क्योंकि पानी जो था वो कम मात्रा में था पहले, तो उसको सफिशियंट नहीं था उसके आयनों को तोड़ने के लिए, और जैसे ही हमने और पानी मिला दिया तो इसके और आयन टूटने लगे। तो मान लो ये अगर HA का वियोजन पहले से बढ़कर 40% हो जाएगा, तो इसका मतलब इसमें 10% आयन बढ़ गए, और 10% आयन बढ़े हैं, तो हम कह सकते हैं कि दुर्बल वैद्युत अपघट्य में तनुता बढ़ाने पर आयनों की संख्या बढ़ती है। कह सकते हैं हम कि आयनों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन प्रबल वैद्युत अपघट्य में ऐसा नहीं हो रहा था। प्रबल वैद्युत अपघट्य में आयनों की संख्या नहीं बढ़ती है। और दूसरा, जैसा कि प्रबल वैद्युत अपघट्य में हमने तनुता बढ़ाने पर बताया था कि तनुता बढ़ाने पर दुर्बल वैद्युत अपघट्य में जो प्रबल वैद्युत अपघट्य में हमने बताया था कि आयनों की गति बढ़ जाती है, वैसे ही दुर्बल वैद्युत अपघट्य में भी आयनों की गति बढ़ जाएगी। दुर्बल वैद्युत अपघट्य में भी क्या बढ़ जाएगी? आयनों की गति। आयनों की गति बढ़ने का मतलब आप जान रहे हैं कि आयनों की गति बढ़ने का मतलब है उसको ज्यादा जगह मिल जाएगी तो ज्यादा गति करने लगेगा। इसका मतलब यहाँ दो कारक हैं जो मोलर चालकता को बढ़ाएंगे। यानी कि अब हम यहाँ पे जो ग्राफ खींचेंगे लैम्डा m का √c के साथ में, अगर हम यहाँ पे जो ग्राफ खींचेंगे लैम्डा m का c के साथ में, तो ये जो ग्राफ आएगा वो तेजी से इंक्रीज करता हुआ आएगा, और तेजी से इंक्रीज करता हुआ ग्राफ है। तो इस ग्राफ के लिए जो मोलर चालकता है उसकी गणना हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो मोलर चालकता है वो कहीं कट नहीं रही, यानी कि अनंत अंतता पर जो मोलर चालकता है उसको ज्ञात नहीं किया जा सकता है। और यही फर्क है प्रबल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता में और दुर्बल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता में। प्रबल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता का ये जो ग्राफ आता है वो बिल्कुल सीधा आता है। ये किसके लिए होता है? प्रबल के लिए। और ये किसका होता है? दुर्बल के लिए। यानी कि हम प्रबल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता इस ग्राफ के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन दुर्बल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ज्ञात नहीं कर सकते। तो जो कोलराउस ने जो नियम दिया था वो इसके लिए बहुत यूजफुल है। वो क्या यूजफुल है और हम कैसे क्या करेंगे कि दुर्बल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता भी इससे निकाल सकें। जैसे अगर हमें CH3COOH क्या है हमारे पास? CH3COOH एक दुर्बल वैद्युत अपघट्य है। और इस दुर्बल वैद्युत अपघट्य की अगर आपको मोलर चालकता निकालनी है अनंत अंतता पर, तो कैसे निकालेंगे? तो आपके पास में यहाँ दो आयन है, एक तो CH3COO नेगेटिव है और एक आयन है H प्लस। क्योंकि ये दुर्बल वैद्युत अपघट्य है तो इसकी मोलर चालकता न तो हमें नेगेटिव आयन की पता होगी न पॉजिटिव आयन की पता होगी, क्योंकि ये तनुता बढ़ाने के साथ बढ़ती है आयनों की संख्या, इसलिए लगातार इनकी मोलर चालकता प्रभावित होती है। इसका मतलब इनकी मोलर चालकता हम डायरेक्ट ज्ञात नहीं कर सकते। तो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो हम करेंगे कोलराउस के नियम का उपयोग। क्या करेंगे हम? कोलराउस के नियम का प्रयोग, नियम का अनुप्रयोग। क्या करेंगे हम? कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग। तो अगर कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग करना है तो कैसे करना है? जैसे अगर हमारे सामने CH3COONA लिखा है, अब ये प्रबल वैद्युत अपघट्य है, इसका मतलब इनके दोनों आयनों की मोलर चालकता हमें पता होगी। इसका मतलब हमें पता होगी CH3COO नेगेटिव की मोलर चालकता यहाँ पर और Na प्लस की भी मोलर चालकता पता होगी, यानी कि इन दोनों का योग जो होगा वो ये होगा। और अगर हम बात करें कि अगर हमें HCl की मोलर चालकता पता है, क्योंकि ये भी प्रबल वैद्युत अपघट्य है, इसका मतलब H प्लस की भी पता है और Cl नेगेटिव की भी पता है। इसका मतलब हम इन दोनों को अगर जोड़ देते हैं, ध्यान से देखिए, क्योंकि इसमें CH3COO नेगेटिव है और इसमें H प्लस है, और हमें यही चाहिए थी अनंत अंतता पर इन्हीं दोनों की मोलर चालकता चाहिए, जिससे कि हम किसकी मोलर चालकता निकाल सकते हैं? दुर्बल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता। क्या ये समझ में आ रहा है आपके? देखिए ध्यान से, हम क्या समझना चाह रहे हैं कि CH3COOH एक दुर्बल वैद्युत अपघट्य है, और दुर्बल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ऐसे डायरेक्ट जोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये आयनों के वियोजन पर निर्भर करता है। यानी कि हमें अनंत अंतता पर इन दोनों आयनों की मोलर चालकता पता चल जाए या इन दोनों की मोलर चालकता जोड़ दी जाए, तो हमें जो मोलर चालकता निकल के आएगी वो CH3COOH की होगी। और हमें दिख रहे हैं कि ये दोनों आयन हमारे पास हैं, इनका मतलब इन दोनों इक्वेशनों को अगर हम जोड़ देंगे तो ये जो मोलर चालकता आएगी वो किस किस की आएगी? CH3COOH की आएगी इन दोनों से जुड़ के, और इन दोनों से जुड़ के किसकी आएगी? NaCl की। और NaCl कैसा वैद्युत अपघट्य है? प्रबल। और इसकी मोलर चालकता हम कोलराउस के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर हम इन दोनों की मोलर चालकता को जोड़ के उसमें से अगर NaCl की मोलर चालकता को घटा दें, तो हमारे पास जो मोलर चालकता बचेगी केवल किसकी बचेगी? CH3COOH की बचेगी। देखो ध्यान से, हमने क्या कहा? अगर हमारे पास में CH3COONA, सवाल कैसे आएगा पेपर में? हमें CH3COONA की मोलर चालकता दे रखी होगी x अनंत अंतता पर, HCl की मोलर चालकता दे रखी होगी हमें y, और NaCl की मोलर चालकता हमें दे रखी होगी z। कुछ भी दे सकता है उसमें,
और पेपर में कहेगा कि इन तीनों की अगर हमें मोलर चालकता दे रखी है तो CH3COOH की मोलर चालकता क्या होगी अनंत अंतता पर, तो इसको निकालने के लिए कहेगा। तो हम सिंपली कैसे यूज करेंगे, इसी बात का प्रयोग करेंगे। हम क्या करेंगे कि हमें CH3COOH में दो आयन चाहिए, एक तो CH3COO चाहिए और H चाहिए। इसमें देखो ध्यान से, CH3COO यहाँ से मिलेगा और H यहाँ से मिलेगा, इसका मतलब इन दोनों को जोड़ देंगे X प्लस वाई। लेकिन इसमें एक्स्ट्रा क्या बचा, NaCl, इसका मतलब NaCl की मोलर चालकता को घटा देंगे, तो माइनस क्या कर देंगे Z, तो इसका मतलब CH3COOH की मोलर चालकता निकल गई। और एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे कहीं पे अगर हमें NH4OH की मोलर चालकता ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है, NH4OH की, और हमें दे रखी है NH4Cl की, HCl की, और हमें दे रखी है HCl की, और सॉरी अगर हमें NH4Cl की दे रखी है और KOH की दे रखी है जो कि प्रबल वैद्युत अपघट्ट है, और हमें KCl की दे रखी है, और ये दे रखी है Y, X और Z। तो अगर इन तीनों से अगर हमें NH4OH की मोलर चालकता निकालने के लिए कहा जाए तो हम कैसे निकालेंगे, देखो जरा, NH4OH में दो आयन है NH4 और OH। देखो इसमें कहाँ कहाँ मिलेंगे, NH4 यहाँ से मिलेगा, OH यहाँ से मिलेगा, तो हम कैसे निकालेंगे, Z प्लस X, इन दोनों को जोड़ देंगे, NH4 और OH वाले को जोड़ दिया, और जो एक्स्ट्रा बचा KCl, तो KCl की मोलर चालकता को इसमें से हम घटा देंगे, तो NH4OH की मोलर चालकता निकल आएगी। अब आप जानते हैं कि H2O भी दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की तरह ही यूज होगा। अगर हमें H2O की मोलर चालकता ज्ञात करनी है और हमें दे रखी है HCl की मोलर चालकता X, KOH की मोलर चालकता Y और KCl की मोलर चालकता Z, अगर हमें ये तीन दे रखी हैं और इससे हमें पूछा है कि H2O की मोलर चालकता हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो सिंपली देखो कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं H2O की मोलर चालकता। तो देखिए H2O में कौन कौन से आयन होंगे, एक H प्लस होता है और OH नेगेटिव होता है। इसमें हमने बताया था कि जल में जो आयन होते हैं वो H प्लस और OH नेगेटिव होते हैं, लेकिन ये कम मात्रा में होते हैं। तो अगर अनंत अंतता पर इसकी मोलर चालकता निकालनी है, लैम्डा इन्फिनिटी M, H2O की अगर मोलर चालकता निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि H प्लस और OH नेगेटिव वाले आयनों को जोड़ना पड़ेगा। तो H प्लस कहाँ से मिलेगा, देखो यहाँ H प्लस यहाँ से मिलेगा, OH नेगेटिव यहाँ से मिलेगा, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बचेगा X प्लस वाई, और जो तीसरा बचा और एक्स्ट्रा क्या बचा यहाँ पे KCl, तो इस KCl की मोलर चालकता को यहाँ से घटा देंगे। तो इस तरीके से हमें मोलर चालकता ज्ञात कर देख सकते हैं। किसी भी वैद्युत अपघट्ट की अगर मोलर चालकता हमें ज्ञात करनी है तो हम बहुत आसानी से इस कोलराउस के नियम की सहायता से कर सकते हैं। और हमने बताया कि दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की जो मोलर चालकता है वो धीरे धीरे बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, सॉरी दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की जो मोलर चालकता है वो तेजी से बढ़ती है, क्योंकि इसमें क्यों बढ़ती है, क्योंकि आयनों की संख्या भी बढ़ रही है और आयनों की गति भी बढ़ रही है। हमने यही बात करी है कि कैसे हम किसी भी वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता ज्ञात करेंगे। तो हमने कहा NaCl की मोलर चालकता Na प्लस और Cl नेगेटिव जोड़ के लिख दीजिए, CaCl2 की निकालनी है तो Ca2 प्लस और 2 Cl जोड़ के लिख दीजिए। इस तरीके से AlCl3 निकालनी है तो इस तरीके से लिख लेंगे। तो इस तरीके से हम ये समझाना चाह रहे हैं कि किसी भी वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता कोलराउस के नियम से ऐसे ज्ञात की जा सकती है प्रबल की। और दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की बात करें तो दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता तेजी से बढ़ती है, इसलिए ग्राफ इस तरीके का बनता है, और इसीलिए यहाँ पे अनंत अंतता पर इसकी मोलर चालकता ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि ये ग्राफ को कट नहीं कर रहा है। इसलिए इसको ज्ञात करने के लिए कोलराउस के नियम का उपयोग किया, और कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग की सहायता से हमने अनंत अंतता पर किसी भी दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता ज्ञात करी। जैसे हमने CH3COOH की ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे, CH3COO और H वाले आयन ढूंढेंगे कहाँ कहाँ है, जिन जिनमें CH3COO और H वाले आयन होंगे उनको जोड़ देंगे, और जो बाकी का बचा हुआ पार्ट होगा उसको हटा देंगे। ऐसे ही हमने फिर आगे NH4OH की निकाली थी, तो NH4OH की मोलर चालकता निकालने के लिए हम क्या करेंगे, NH4 और OH वाले आयनों को जोड़ेंगे और बाकी जो एक्स्ट्रा बचेगा उसको घटा देंगे। ऐसे ही हमने H2O की निकाली, तो H2O में हमने किस किस को जोड़ना है, H प्लस और OH नेगेटिव वाले को, और तीसरे वाले पार्ट को उसमें से घटा देंगे। इस तरीके से हमने किसी भी वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता ज्ञात करना सीखा है, और इस तरीके से हमने इस चैप्टर का एक हिस्सा जो चालक वाला है वो कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद आगे जो हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, वो दूसरे पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, वो सेल के बारे में डिस्कस करेंगे कि सेल क्या होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में सेल, और ये बहुत ही यूजफुल टॉपिक है इस चैप्टर का, इसलिए बने रहिएगा इस तरीके से चैनल पर। थैंक यू।